हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 4th मार्च। देखते हैं आज क्या है। एक तो सबसे पहले आज कल का एक एडिटोरियल देखते हैं। किसी ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि कल का उनको एफटीए जो मैंने बोला था पढ़ने के लिए उनको समझ नहीं आया है, या हो सकता है समझ आया हो। देखिए, बेसिकली मैंने इसलिए नहीं इसको डिस्कस किया था क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हमने बीटीआई ये पहले देख लिया था कि हमें करा हुआ है या नहीं करा हुआ। चलिए, अगर आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत जो हम कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हों, कहते हैं सेल्फ रिलायंट होने के बावजूद भी हम इकोनॉमिकली इंसुलर नहीं हो सकते। हमें इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाए रखने पड़ेंगे, ताकि हम सिर्फ ये नहीं है सेल्फ रिलायंट में हम सिर्फ अपने ऊपर ही रिलाय कर सकते हैं, उसमें हमें दूसरी कंट्री के साथ तो रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे। उसमें उन्होंने बेसिकली इसमें हमें जोड़ना तो सारी कंट्रीज़ के साथ पड़ेगा कि कैसे हम चाइना के साथ हम इन्वॉल्व रहें, कैसे हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी क्वाड कंट्रीज़ हैं, या जो सार्क नेशंस हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ कैसे करना है। हमें लीस्ट डेवलप को भी डेवलप करना है। जैसे कल आपने देखा होगा, न्यूज़ चल रही है, फाइज़र ने कितनी गलत बात करी है साउथ अमेरिका को लेके। हमें हर चीज़ से कंसर्न रहना होगा, तो सिर्फ अब इसको इतना अप्रोच नहीं देंगे। चलिए, अब आया क्योंकि आपसे स्पेशली इंडिया यूरोपियन यूनियन का नहीं पूछेंगे कभी भी, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन को लेकर उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है $39.9 जो है वो बढ़ सकती है बिलियन डॉलर्स, अगर हम उनके साथ एफटीए मतलब हो जाए हमारा। और किस किस में बढ़ सकती है? एप्रिल्स में जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्लास्टिक्स, ये बेसिक एक्सपोर्ट आइटम्स हम ग्रो कर सकते हैं। और बेसिकली ऐसा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा और कुछ नहीं है। हमारा एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है यूरोपियन यूनियन जो हमें दे रखा है कुछ प्रोडक्ट्स को लेके। उसमें क्या होता है कि वो टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो बहुत माइन्यूट सा लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमें कंपैरेटिवली एडवांटेज मिल जाता है दूसरी कंट्रीज़ को लेके। जीएसपी जैसे अगर इन केस चाइना के साथ नहीं हुआ, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया ₹10 में, हमने बनाया वो ₹12 में, बट अगर आप यूरोपियन यूनियन में जो इम्पोर्ट कर रहा है आदमी, उसको ₹4 टैक्स देना है चाइना के माल पे, और हमारे पे कोई टैक्स नहीं देना, तो ऑब्वियसली चाइना का उसको माल ₹14 का पड़ेगा, हमारा उसको 12 का ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है, ये फ़र्क पड़ जाता है। तो इस इंडिया में भी कहेंगे तो यूरोपियन यूनियन के जीएसपी का हमें मेजर बेनिफिशरीज़ हैं, क्योंकि हमारी जीएसपी की एक्सपोर्ट जो है 37% है हमारी टोटल एक्सपोर्ट से। अगर देखा जाए 19.4 बिलियन डॉलर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं जीएसपी के अंडर, जो 37% है हमारे टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का। बट हमें उसमें क्या है, फिर वो कह रहे हैं कि क्यों हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जब हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बट उसमें क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएट का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ग्रेजुएशन होने के बाद यूरोपियन यूनियन जो है उस प्रोडक्ट को जीएसपी से हटा देता है। अब वो प्रोडक्ट ग्रेजुएशन कैसे होती है कि अगर सपोज करिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, यूरोपियन यूनियन जो है जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस के तहत 100 आलू इंपोर्ट कर रहा है, 100 पोटैटोज, और वो 100 पोटैटोज जो है 20 कंट्रीज से करता है। अब किसी कोई 5 कर रहा है, कोई 7 भेज रहा है, कोई 8 भेज रहा है, ऐसे करके वो 100 आलू इंपोर्ट करता है 20 कंट्रीज से। वो कह रहे हैं कि अगर उन 20 कंट्रीज़ में से कि किसी एक कंट्री का, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन 100 ही आलू इंपोर्ट कर रहा है, वो होने को कर सकता है 500 आलू इंपोर्ट कर रहा हो, 500 पोटैटोज इंपोर्ट कर रहा हो, बट जीएसपी जिस कंट्रीज़ को दे रखे हैं उन कंट्री से 100 पोटैटोज आ रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर उन किसी एक कंट्री ने अकेले ही 17.5 है बेसिकली, तो 17.5 आलू तो नहीं कह सकता ना। इसलिए अगर 17.5 बेसिकली आलू भेज दिए 3 साल लगातार, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को, आलू प्रोडक्ट को उस कंट्री से हटा दिया जाता है जीएसपी में। एम आई प्रीटी क्लियर? अगर आपको सपोज करिए, मैं चलिए एक आलू की टर्म में बात नहीं करता, मैं परसेंटेज की टर्म में ही बात करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। आप ये समझिए कि जो एक 100 यूनिट्स इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन जीएसपी के अंडर, सिर्फ 100 यूनिट्स जीएसपी के अंडर, टोटल वो चाहे कितनी करता हो, 500 करता हो, 600 करता हो, दैट डजेंट मैटर। जीएसपी के कंट्रीज जो हैं उनसे 100 यूनिट्स इंपोर्ट करता है। वो कह रहा है कि हो सकता है कोई कंट्री 3 करती हो, कोई 4 करती हो, प्रेफरेंसेस उनको दी जाती है ना जो लीस्ट डेवलप्ड है। वो कहता है कि अगर कोई एक सिंगल कंट्री ही 17.5 यूनिट्स अगर एक्सपोर्ट कर देती है 3 साल तक, तो उसको जीएसपी से उस यूनिट को हटा दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो उसमें प्रोडक्ट एडवांटेज आ चुकी है, वो डेवलप कर चुके हैं, इसलिए अब उनको जीएसपी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल्स है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी, आयरन स्टील आर्टिकल्स जो हैं वो सब ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ऑटोमोटिव्स जो हैं, बेस मेटल्स, ये सब आउट हो चुके हैं क्योंकि प्रोडक्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं।
और हमारे देखा जाए तो एप्रल्स, रबर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ये भी प्रोडक्ट ग्रेजुएशन के होने वाले हैं। अभी हुए नहीं, हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि टेक्सटाइल्स तो हो चुका है, एप्रल्स क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि वो भी टेक्सटाइल्स में आता होगा। देखिए बेसिकली हम टेक्सटाइल्स में बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उनको, बाथ मैट्स, रग्स, बहुत सारी चीज़ें, चादर वगैरह करते हैं, और चादर मीन्स बेडशीट्स करते हैं, कर्टन्स करते हैं, होम फर्निशिंग की बहुत आइटम्स करते हैं। दैट कम्स अंडर टेक्सटाइल्स। एप्रल्स होता है बेसिकली पहनने वाला कपड़ा। तो वो जो एक्सपोर्ट है इंडिया की, वो अभी आउट ऑफ ग्रेजुएट है, बट वो ग्रेजुएट होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो अप्रैल की अगर हम लेके बात करें, क्यों वो $7 बिलियन है, और उसमें से जो 94% जो है वो जीएसपी के अंडर जा रहा है। और जिस दिन जीएसपी इसका खत्म कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर्स हैं, आपको पता होगा हमारे कंपटीटर्स इसमें कौन है? बांग्लादेश और वियतनाम। बांग्लादेश तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो इनका जो अग्रीमेंट है वो है एवरीथिंग बट आर्म्स इनिशिएटिव वाला। तो वो उसमें रहेगा। और वियतनाम का ऑलरेडी एफटीए है 2019 से ईयू के साथ। तो उस वजह से हमें जो है ये कुछ ना कुछ डीपेंड करना पड़ेगा उनके साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज। नहीं तो हम अप्रैल्स में हमारी एक्सपोर्ट को बहुत मेजर हार्म होगा इससे। हमारी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है 2007 से इनकी बात चल रही है, बट क्या है कि हमें ऑटोमोटिव्स और डेयरी और मेरीन प्रोडक्ट्स को लेके बात नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग उनके साथ बीटीआईए नहीं कर पाए हैं। अब आप इन चीज़ों को सुनने के बाद आपको लगेगा कर लेना चाहिए, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? तो उस पर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडिया की कॉशियस अप्रोच इसलिए है क्योंकि जितने भी हमने एफटीए पास्ट एक्सपीरियंसेस से करे हैं, हमें अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स हुआ है। मतलब हमें तो बेनिफिट कम हुआ है, सामने वाली कंट्री को बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए हम बहुत कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से। तो इतना ही करने की ज़रूरत है इसमें। बाकी अगर आपके पास, आप ये सोचोगे मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मैं जो इसमें यहाँ पे लेक्चर्स में डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नॉलेज तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि इट इज़ सो वास्ट कि आपको अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी। बट अभी सिर्फ 1 साल 1.5 साल जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होता, आपका फोकस होना चाहिए मैं उतनी ही गेन करूँ ताकि मेरे को लिखने में प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंडिया एंड फॉरेन रिलेशंस या इंडिया एफटीएस विद रिलेशंस, आप 250 वर्ड्स में अगर आपको लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूरोपियन यूनियन को इतना डिवोट कर देंगे वर्ड्स, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो करिएगा तो बहुत थोड़ा करिएगा। अगर जब इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें इतने ये अप्रैल्स ये सब और ये 17.5% एफ ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सिर्फ मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आपने करना है तो आप इसमें ये मेंशन करिएगा कि प्रोडक्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं और इससे हमें अप्रैल्स में हमें हार्म होगा। अब ये डेफिनेशन ना देने लग जाइएगा प्रोडक्ट ग्रेजुएट कैसे होता है, वो क्या उससे होता है। इतना ज़्यादा डेफिनेशन ना तो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी, ना आपसे मेंस में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना दें, क्योंकि इतना वो फालतू नहीं है चेक करने वाले कि वो आपकी हर एक चीज़ पढ़े, और इतने वो फालतू नहीं होंगे कि वो आपके क्वेश्चन से वो चाहेंगे कि आप हर एक कंट्री को अप्रोच करें। आप एक यूरोपियन यूनियन को लेके 250 में से 200 वर्ड्स लिख देंगे तो वो नहीं चलेगा काम, ठीक है। बट अगर आपको, मुझे अच्छा लगता है, आप देखिए मुझे आई रियली लाइक कि शशि सिंघल ने जो ये भेजा है की रिक्वेस्ट, तो आप ऐसे भेजिए। अगर आपको कमेंट्स कीजिए, थैंक यू कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए ताकि मैं, देखिए आपको लगा होगा कि मैंने बोला है कि आप लोगों ने उस दिन कमेंट किया कि टाइमिंग्स फ़र्क है। देखिए वो मेरी सिर्फ एक आपसे अच्छा है ना, बल्कि आपने कमेंट किया तो मैं बता सका कि आपको कैसे करना चाहिए, फर्दर रूटीन आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप कमेंट्स करते हैं तो इट लुक्स गुड कि हाँ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आई एम देयर टू सॉल्व। क्योंकि मैं निकला हूँ इन चीज़ों से, तो मेरे को, मैं आई एम बेटर गाइड कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। चलिए आज का पेपर देखते हैं। एक तो पेज 1 पे था, ये मेंस वाले पॉइंट लिखेगा कि वॉइसिंग डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। ये सुप्रीम कोर्ट इन मार्च 2021 रूल, वहाँ पे आर्टिकल में ऐसा मार्च 2021 नहीं था, ये मैंने लिखा है कि आपने पेपर में ये ज़रूर लिखना है। जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का आएगा, जहाँ पे हमने सेक्शन 66 69A श्रेया सिंगल केस हम करेंगे, जिसमें हमने जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के जहाँ आर्टिकल्स लिखे थे ना, जो हमने पूरा डिस्कस किया था एडिटोरियल्स पे, वहाँ पे आप ये ज़रूर लिखिएगा पॉइंट बी कि मार्च 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ये फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सेडिशन डालने के लिए प्ली डाली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की बुराई करना इट डज अमाउंट टू सेडिशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मेंशन करिएगा उधर, और ये आप पॉइंट इंटरव्यू में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पेज 2 पे था नेशनल बुक ट्रस्ट के वो डायरेक्टर को कुछ हैरेसमेंट का लेके, तो आप उसमें बस ये देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट क्या है।
ये प्रेजेंस वाला नोट कीजिएगा, एपेक्स बॉडी है बाय HRD मिनिस्ट्री 1957 में। बेसिकली इनका काम क्या है, प्रोड्यूस करना बुक्स या इंकरेज करना उनकी प्रोडक्शन की गुड लिटरेचर इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस भी। अगर अटेम्प्ट में आता है इंग्लिश ओनली या इंग्लिश एंड हिंदी, नहीं, अदर इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो। और उसके बाद उस लिटरेचर को प्रोवाइड कराना वेरी गुड प्राइस एट मॉडरेट प्राइसेस। और बुक फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीबिशंस भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। पेज 5 पे सिमलीपाल के बारे में था, ये देख लेते हैं। सिमलीपाल एक उड़ीसा में है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको नेशनल पार्क भी कहते हैं क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, ये याद रखिएगा। और ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है सिंस 2009। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुल्दिया हथगढ़ एलिफेंट रिजर्व। ये याद रखिएगा कि सिमलीपाल भी, कुल्दिया भी, हथगढ़ भी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपस में कनेक्ट कर दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2019 में अटैम्प्ट आया था, तो उन्होंने पूछा था कि साउथ का कोई बायोस्फीयर रिजर्व था, उसमें कौन कौन से फॉरेस्ट आते हैं। तो याद रखिएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कुल्दिया, हथगढ़ ये सब आते हैं। और सिमलीपाल इसका नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेमुल बहुत होता है। सेमुल क्या है, रेड सिल्क कॉटन ट्रीज है जो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से इसका नाम पड़ा है सिमलीपाल। नोट करिए, ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, पता नहीं उनको क्या ऑब्सेशन है, नेशनल पार्क्स, बर्ड्स, इन सब का बहुत पूछते हैं। अच्छा, वो ये ज़रूर इसलिए भी पूछते होंगे मेरे ख्याल से, आई थिंक IFS का वो वजह से। और उसके बाद एडिटोरियल में जुडिशियल रिफॉर्म्स, रीसेंट डिसीजंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन आए या कभी भी आप अटेम्प्ट देने लगें जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में हो, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट रूलिंग्स के बारे में हो, क्रिटिसिज्म करना हो, रीसेंट डिसीजंस ऑफ जुडिशरी के बारे में लिखना हो, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिखना हो, ये बात ज़रूर लिखिएगा जो मैंने लिखी है। एक तो जो CGI इन मार्च 2021 करिएगा, डेट नहीं एग्जैक्ट लिख सकते, उसमें ऑन वेडनेसडे लिखा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कहा है कि वो मैरी करेंगे क्या गर्ल के साथ जिसके जो एक्यूज्ड हैं ऑफ रेपिंग रिपीटेडली व्हाइल शी वाज माइनर। तो आप लिखिएगा, इट इज़ वेरी मच insensitive to the core and a relationship between two individuals including marriage is built around love, respect और trust होता है, और उसमें violent और exploitative act like rape has no place। जितने पॉइंट्स मैंने लिखे उतने ही लिखिएगा। ये मुझे पता है परसों न्यूज़ में भी था, कल भी था, मैंने आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब आए तो मैं आपको एक प्रॉपर, क्योंकि इस पर आप ज़्यादा मत डिटेलिंग में लिखिएगा, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग तो कभी भी हमारे संसद में भी नहीं होती, ठीक है, पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते। तो इतना ही लिखिएगा जितना आपके क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट बनाए। फिर उसके बाद लिख सकते हैं आप, बाय ऑफरिंग मैरिज एज अ सोल्यूशन टू द रेप विक्टिम इंस्टेड ऑफ मेटिंग आउट हार्श पनिशमेंट द जुडिशरी फेल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ गर्ल। फिर उसके बाद एक क्रिटिसिज्म और लिखेगा, इन अनदर केस ऑल्सो द बेंच स्टेट द अरेस्ट ऑफ अ मैन एक्यूज्ड ऑफ रेप आफ्टर फॉल्सली प्रॉमिसिंग मैरिजेस। फिर उसने मैरिज का प्रॉमिस करके बेसिकली वो सेक्सुअल वायलेंस होती रही, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि मैरिटल रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन द परपेट्रेटर एंड द विक्टिम कैन नॉट बी अ डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेशन। और फिर उसके बाद आप एक एग्जांपल देंगे, इंटरनेशनल एग्जांपल भी देना अच्छा लगता है कि यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने भी CR वर्सेस UK में कहा था कि अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट, उसकी रिलेशनशिप फ़र्क नहीं पड़ती वो विक्टिम के साथ क्या है, वो पति है या कुछ है, रेपिस्ट रिमेन्स रेपिस्ट। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, ये मैंने आपको सिर्फ मेंस वालों के लिए नोट कीजिएगा। ये पॉइंट जुडिशियल में जब भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कि देखिए जुडिशरी के बारे में कहीं ना कहीं से घूम फिरा के क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें ये ज़रूर लिखिएगा 3 पॉइंट्स। उसके बाद एक एडिटोरियल पे सोनिया गांधी जी का था, मत पढ़िएगा, बिल्कुल ना पढ़िएगा। देखिए भैया, ये पॉलिटिक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडिटोरियल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ पे अगर आपके पास अटेम्प्ट दे रहे हैं, जैसे अभी आपने मैंने भी डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन के साथ आपका क्या चल रहा है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर आपने कैसे कनेक्ट करना है दूसरे के साथ, तो उसमें आप एग्जांपल दीजिएगा वोडाफोन एंड केन के साथ जो हमारे डिस्प्यूट्स हुए, दैट्स इट। उसके बाद इसका इतनी डिटेलिंग में कि केन के साथ क्या डिस्प्यूट हुआ है, वोडाफोन के साथ क्या डिस्प्यूट हुआ है, आपको मज़े लेने हैं तो इसके लिए वीडियोस बहुत बनी होंगी, वहाँ से मज़े ले सकते हैं। बट आपको पेपर कंसर्न से इसके ऊपर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था कि हेग में गए हैं, तो हेग कोड ऑफ हेग क्या है, वहाँ की जो रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग है या नहीं है, और ऐसे कोर्ट्स कौन कौन से हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर एक एडिटोरियल पे मार्स का था, उसमें कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस क्यूरोसिटी है उस राइटर की, वो लिख रहा है। उसमें हम देखना है, एक तो स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में था। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या होता है, देखिए अगर आपके पास ऑप्शंस आती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक अगर लिखी आए तो आप सेडिमेंट्री रॉक भी येस कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने कोरल रीफ्स सुने हैं, वैसे ही स्ट्रोमेटोलाइट्स जो हैं माइक्रोबियल रीफ्स हैं जो क्रिएट करते हैं साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे,
ठीक है? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में, तो आप सेडिमेंट्री रॉक, अगर उसमें नहीं दे रखा माइक्रोबियल रीफ्स, तो आप उसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी येस कर सकते हैं, बट दे आर बेसिकली माइक्रोबियल रीफ्स क्रिएटेड बाय साइनोबैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, देखिए स्ट्रोमेटोलाइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ट्रैपिंग एंड बाइंडिंग और बाय प्रेसिपिटेशन एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज। और स्ट्रोमेटोलाइट्स क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बिकॉज दे आर द अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये बने थे, इन्होंने ये फोटोसिंथेसिस करते थे बेसिकली, तो इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की। जब ऑक्सीजन रिलीज करी तो समुद्र में ऑक्सीजन आ गई, जब वो सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन से, तो उन्होंने एनवायरनमेंट में देना शुरू करा, तो जब जाके हमारे एनवायरनमेंट में 20-21% ऑक्सीजन हुई, तो इसलिए इनको अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस कहा जाता है अर्थ पे। उसके बाद एक एडिटोरियल आपने देखा होगा ग्लेशियल और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था। हमें ये मेंस के लिए नहीं है, प्रीलिम्स वाले ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, ए ग्लेशियल कवर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब आपको पता है जहाँ पे पहले बर्फ़ थी, अब वो वहाँ पे पानी हो गया है, तो आपको पता होगा कि बर्फ़ जो है, जो सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो जो रिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वार्मिंग बढ़ेगी। इस वजह से दिल्ली, हैदराबाद जैसी, चेन्नई, केरला जैसी में आपको पता होगा गर्मी बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास पॉइंट आता है कि ग्लेशियल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, या जो नीचे शहर होते हैं वहाँ से वार्मिंग बढ़ती है, ऐसे ऑप्शन को आपने येस करना है। आप सोचेंगे ग्लेशियर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़ेगी। आपका दिमाग तो यही चलेगा ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियल मेल्ट होगा, बट ये आप इससे ये भी कह सकते हो कि ग्लेशियल अगर मेल्ट होता है तो रिफ्लेक्शन कम हो जाती है, तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और दूसरा भी याद रखिएगा, ये सब याद नोट करने की जरूरत नहीं है कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, ये कॉपी पेस्ट प्रॉपर हो नहीं रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। इसमें आपने ये देखना है कि जो पहले विंड्स थी अराउंड आर्कटिक, वो वहाँ की ठंडी हवाओं को वहीं की वहीं रखती थी, ठीक है। और बट अब क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जो विंड्स हैं वो आजकल मूव साउथ, बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर साउथ मूव होने लग गई हैं। उस वजह से नीचे के एरियाज़ में ठंड बढ़ गई है, जो आपने जर्मनी के एग्जाम्पल में देखा होगा या टेक्सास के एग्जाम्पल में देखा होगा कि डबल डिजिट नेगेटिव टेम्परेचर चला गया था। तो उसमें क्या है कि आप ये नोट भी करिएगा प्रीलिम्स वाले पॉइंट, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक की कोल्ड एयर्स थी वो भी सबसाइड, मतलब नीचे आनी शुरू हो गई टुवर्ड्स साउथ। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा कि ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब एक सर्कल है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर मेल्ट से ग्लोबल वार्मिंग। और एक दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि आर्कटिक की कोल्ड एयर भी साउथ आने लग गई है। उसके बाद पेज 10 पे था कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो मोदी जी का आया हुआ है, उसमें आपने मेंस के लिए ये पॉइंट है कि कंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है उसको लिंग्विस्टिक बैरियर तोड़ना है। अगर आपके पास एजुकेशन पे आए, इंटरस्टेट आए कुछ लिखना हो, या एजुकेशन फ्रीडम पे लिखना हो, या लैंग्वेजेस पे लिखना हो कि कैसे लैंग्वेज बैरियर को वो कर सकते हैं हम, और इसमें आप ये सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेड, तो प्राइम मिनिस्टर लिखिएगा चाहे नरेंद्र मोदी जी ना लिखिएगा। तो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जो है शुड ब्रेक थ्रू लिंग्विस्टिक बैरियर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट जो रूरल एरियाज़ में है या पुअर होम्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिप्राइव ना हो, क्योंकि वो बेचारे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, या साउथ का कोई गरीब आदमी है या जो गांव कूचों में रहता है उनको हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा ना हो क्योंकि वो तमिल पढ़ लेते हैं उनको तमिल सिखाओ। हमें सिखाना है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एकेडमिक्स एंड द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कि वो बेस्ट कंटेंट जो भी हमारे पास है, चाहे वो साइंस में है, स्पेस से नॉलेज के रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, वो हर चीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो उनको इंडियन लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराएं। तो ये पॉइंट आप लिखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, प्राइम मिनिस्टर सेट, बस। तो ये आप अपने एसे में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ पैरास होते हैं, देखिए ये आप सोचें ना कि एक क्वेश्चन का आंसर हमें एक ही दिन में मिल जाएगा, एक ही अखबार से नहीं होता। आपको अगर आपने सपोज 50 पैरास लिखने हैं ना ऐसे में, तो आपको उसके लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ऐसे कनेक्ट करनी पड़ती हैं डॉट्स। तो डाइवर्सिफाई बनाने के लिए, पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के लिए। उस वक्त पेज 1 और 10 पे था फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। पहले तो आप याद रखिएगा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो आती है वो यूएस थिंक टैंक है एक, फ्रीडम हाउस, तो उसकी आती है। एक तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट याद रखिएगा किसकी है, यूएन की नहीं है, डब्ल्यूटीओ की नहीं है, किसी की नहीं है, ये है फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट। और इसके बारे में और डिटेल में ना पड़ेगा कि कंट्री को कितना नीचे कितना ऊपर, ये कभी भी इंडियन जो जितने भी टीचर्स हैं वो चेक करते टाइम आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आप ये पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि आपको पता है यूएस के जितने भी थिंक टैंक्स हैं, दे आर मतलब अपनी कंट्री को तो जान के बुली करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं। वो यूरोपियन यूनियंस को तो बढ़ावा देते रहते हैं, उनको फेवरिज्म देते हैं, और इंडिया को पता नहीं क्यों डिग्रेड करते हैं। उनके पॉइंट्स आपने नहीं लिखने हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। यार हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ें या नहीं लड़ें, देखिए वो हमारा इंटरनल मैटर है।
तो उसको आपने डिस्कस नहीं करना है, उससे ज़्यादा आपने कोई मेंस में इसका पॉइंट मत लिख दीजिएगा, वो आपको थोड़ा हार्म कर सकता है, ओके? तो उसके अलावा आज कुछ नहीं था, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और थैंक यू, बाय, टेक केयर, कमेंट कीजिएगा ज़रूर।